हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कल हमने जैसे कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स थोड़े पढ़े थे, मतलब समरी देखी थी। बाकी आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है। तो जैसे मैंने कल तुम्हें बताया ही था कि ना, हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ जो आइटम्स है वो कॉमन है ना। दिखा देता हूँ। जैसे अराउंड ये 11 आइटम्स हैं। मैंने याद करने का शायद तरीका बताया भी था। ये 11 आइटम्स हैं, इनका तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये CRA 1 में 31 आइटम्स बताई हुई हैं कि सबका ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, CAS। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 6 से। करेंगे हम लगभग सारे। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे वो हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे उस पर, और जो कम इम्पोर्टेंट होंगे उनको थोड़ा बहुत करके भी हमारा काम चल जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये कि यार, ये सब्जेक्ट ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इसीलिए नहीं, इसमें मार्क्स लाना काफ़ी इजी है, मतलब 60-70 आप इजीली ला सकते हो इसमें, है ना। तो और दूसरी चीज़ ये कि ये ना कोर सब्जेक्ट है, मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो CS भी पढ़ते हैं हमारे साथ कॉस्टिंग में, है ना। बस ये जो कॉस्ट ऑडिट है एक्सक्लूसिवली हमारे लिए ही है। तो ये सिर्फ हम ही पढ़ते हैं, ना CA पढ़ते हैं ना CS पढ़ते हैं। तो बाकी अगर तुम्हें और सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी तो चलेगा। लाइक तुम्हें अगर अकाउंटिंग नहीं, मतलब अगर तुम्हें टैक्स नहीं आता है, लॉ नहीं आता है तो चलेगा। लेकिन अगर तुम्हें कॉस्टिंग ही नहीं आती तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये तुम्हारा कोर डोमेन है, कोर एरिया है ना। तो इसकी आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि मतलब इसके तुम मास्टर हो, क्योंकि तुम CM में एज अ प्रोफेशनल यही काम तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, है ना। बाकी टैक्स नहीं आता तो तुम बोल सकते हो सॉरी सर, लॉ नहीं आ सकता सॉरी सर, लेकिन कॉस्टिंग में नहीं बोल सकते ना। एटलीस्ट जितना है उतना तो नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें, जितना कंटेंट सिलेबस में है। ठीक है, तो हम एक एक करके करेंगे। तो आज का जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट, CS 6। वैसे ना सारे CS का ऐसा करना है, 1 2 3 4 से लिख के 24 तक लिखना, उनके नाम लिखना। ठीक है। पहले तो उन्हें याद कर लेना, क्योंकि ना पेपर में क्या होता है, MCQs या शॉर्ट शॉर्ट से क्वेश्चंस ना कई बार सिर्फ नंबर से ही आ जाते हैं जर्नली, कि इसका ये क्या है या ये किससे एसोसिएट करता हुआ CS है ना। तो बेसिकली ये आ जाता है, और ये तो ऑन टिप्स होने चाहिए आपके। और मैं तुम्हें ना एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें कल कोशिश करूँगा कि ना सबको याद करने की टेक्निक्स बता दूँ, निमोनिक्स जिससे मैंने याद करे हुए थे। सब अपने अपने तरीके से याद करते हैं चीज़ें, है ना। तो मैं अपना तरीका बता दूँगा कि मैं कैसे याद करे थे मैंने। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे करते हो ना। तो मैंने जैसे कल बताया था कि ना हम ना पहले अनकॉमन पॉइंट्स पढ़ लेंगे, जो कोर होगा। बाकी उसे पढ़ने के बाद मैं तुम्हें वो बता दूंगा जो कॉमन है, मतलब हर जगह है। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, फरहान अख्तर IPS रिकवर द स्टैंडर्ड मटेरियल एज पर द जॉब असाइन अकॉर्डिंग टू चेंज इन डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, है ना। हमने पढ़ा था कि फरहान में F है तो F से फाइनेंस होगा, ए से अख्तर से ए है तो अब नॉर्मल होगा, है ना। आई से इम्प्यूटेड है, पी से पेनल्टीज़ हैं, एस से हैं। और मैं तुम्हें बताया था कि क्या रेलेवेंस है, क्यों हम इसको इंक्लूड नहीं करते इन चीज़ों को, है ना। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये तो। चलो फिर आगे चलते हैं। जैसे मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट में ना सबसे पहले तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अगर आपके प्रॉपर रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। मतलब एक फॉर्मेट होगा, स्टोर लेजर्स कार्ड फॉर ईच रॉ मटेरियल होगा, कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना पड़ा है, ये सब का रिकॉर्ड होना चाहिए। लैंडेड कॉस्ट पता होनी चाहिए मटेरियल की क्या है। इसमें परचेज प्राइस, फ्रेट इनवर्ड, इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंसेस, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट मिला तो लेस कर दो, रिबेट लेस कर दो अगर कुछ मिल रही है, टैक्स और ड्यूटी क्योंकि रिफंडेबल होते हैं ना, मिल जाता है।
अभी तो पे कर रहे हैं हम, लेकिन बाद में हम उसका आईटीसी ले लेंगे ना, तो इसलिए वो भी पार्ट ही बनेगा हमारा मटेरियल कॉस्ट का। बाकी कैप्टिव कंजम्पशन में क्या होता है, प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसिव। उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट बन गई। उसके अलावा एडमिन प्रोडक्शन से रिलेटेड ऐड हो जाएंगे, तो कैप्टिव कंजम्पशन है ये ना। हम उस पर भी देखेंगे थोड़ा वाइडर व्यू यूटिलिटीज़ में, कि यूटिलिटीज़ में हम अगर कैप्टिव कंजम्पशन कर रहे हैं या फिर इंटर यूनिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इंटर कंपनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर आप आउट ऑफ कंपनी मतलब आउटसाइड बेच रहे हैं हम, अगर अपनी कोई भी यूटिलिटी अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, है ना। स्पेयर्स, स्पेयर्स का क्या है, अगर वो स्पेयर्स ऐड टू स्पेसिफिक इक्विपमेंट है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे वो कैपिटल स्पेयर है या इंश्योरेंस स्पेयर है। दोनों का अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट होता है, वो स्पेसिफिक इक्विपमेंट की कॉस्ट में जुड़ जाता है। जैसे कैपिटल स्पेयर्स क्या होता है, जैसे कार वॉश कराते हैं ना, तो उसके कार जिसके ऊपर चढ़ती है वो पूरी यूनिट होती है, साफ़ सफाई करते हैं उसे, सर्विस करती है वो रोबोटिक से, तो वो आ, हमारा एक तरह से कैपिटल स्पेयर है। और उसी तरह इंश्योरेंस स्पेयर क्या होता है, जो यूज़ नहीं हो रहा है बट कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, लाइक इस तरह का स्पेयर्स की एक्स्ट्रा टायर टाइप, है ना। अब पता नहीं यूज़ होगा नहीं होगा या कब यूज़ हो जाए, लेकिन रखते हैं हम कि अगर वो कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए तो हमारी मदद, हम हमारा समय और एफर्ट्स वेस्ट ना हो, हमारा काम बन जाए, तो हम इसे अमोर्टाइज करते हैं लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट, है ना। तो हमें नहीं पता है कि इसकी क्या लाइफ है, ये यूज़ होगी या नहीं। अब जैसे मान लो टायर है, यूज़ ही नहीं हुआ, पूरी कार डेप्रिशिएट हो गई, है ना। लेकिन यूज़ नहीं हुआ का मतलब ये नहीं है कि उसे हम उसकी वैल्यू को राइट ऑफ नहीं करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट। उसके अलावा नॉर्मल लॉस मैंने बता दिया था, अगर कोई नॉर्मल लॉस है तो वो पार्ट बन जाता है कॉस्ट का, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर कोई रिकवरी हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सप्लाईज, कि मतलब मान लो कि नॉर्मल लॉस हुआ और उसके कबाड़ा बिक के कुछ रिकवरी होगी तो वो लेस हो जाएगा, या उस लॉस का हमने इंश्योरेंस कराया हुआ था तो उससे कोई रिकवरी होगी तो वो भी लेस हो जाएगा। और नॉर्मल लॉस ना मटेरियल के केस में तब तक कंसीडर होता है जब तक गुड्स फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। फैक्ट्री के बाद अगर कोई लॉस होता है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, तो वो पार्ट नहीं बनेगा कॉस्ट का, है ना। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये ना पेपर में आए ना आए, क्योंकि इतना टेक्निकल नहीं आता पेपर में, लेकिन ये ना इंटरव्यू में या तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएंगी चीज़ें। तो इस सब्जेक्ट को सिर्फ पेपर पास करने के लिए नहीं, इसी सब्जेक्ट को स्पेशली सिर्फ पेपर पास करने के लिए नहीं, अगर तुम्हें कॉस्टिंग डोमेन में जाना है या तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो ये सब्जेक्ट बहुत काम आएगा तुम्हारे, है ना। बाकी सब चीज़ों के लिए तुम हेल्प ले सकते हो अदर प्रोफेशनल्स की, लाइक सीए की या सीएस की, या तुम अपनी अगर फर्म बना रहे हो तो अलग अलग पार्टनर्स भी अगर रख रहे हो तो वो मदद कर देंगे। लेकिन जब बात आएगी कॉस्ट की ना, तो सबकी नज़र तुम्हारी तरफ ही आएगी। लॉसेस ड्यू टू श्रिंकेज और गेन ड्यू टू इलांगेशन नॉर्मल एडिड टू मटेरियल कॉस्ट, अगर कोई श्रिंकेज हो रहा है और वो नॉर्मल है ना, तो वो पार्ट बन जाएगा कॉस्ट का। कि कोई चीज़ इलोंग बढ़ जाती है ना, कि लाए थे और वो बढ़ गई, फैल जाती है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले सॉलिड होती हैं, फिर आते आते गर्म होने की वजह से वो फैल जाती हैं। जैसे पेट्रोल है, उड़ जाता है, नॉर्मल है, यहाँ से यहाँ तक किसका भी पेट्रोल आएगा तो उड़ेगा ही उड़ेगा, है ना। तो वो सबके साथ होगा। लेकिन मान लो कि वो एबनॉर्मल, कैसे एबनॉर्मल है कि हम ना उसे घुमा के ले आए, या हमारे ड्राइवर पी के पड़ा हुआ है 2-3 दिन तक गायब हो गया, हमारे ट्रक फंस गया कहीं, तो वो सबके साथ नहीं हो रहा है। तो अगर उस तरह का कोई लॉस हो रहा है, मतलब पेट्रोल तो उड़ेगा ना समय के साथ, खासकर गर्मी में बहुत तेज़ी से उड़ता है, इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो जो लॉस होगा अब नॉर्मल रीजंस की वजह से वो पार्ट नहीं बनेगा हमारी कॉस्ट का, नॉर्मल बन जाएगा। फॉरेक्स कंपोनेंट, अगर हम इंपोर्ट करें मटेरियल तो ना ट्रांजैक्शन रेट पे अगर कोई चेंज होता है, एनी चेंज नॉट अ पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मतलब कि क्या हुआ, मैंने कोई चीज़ मंगाई, अब जब मैंने मंगाई और जब वो पहुंची, जब मैंने मंगाई तो
इनवॉइस डेट होगी, एक इनवॉइस डेट होगी और जब मैं उसकी पेमेंट कर रहा हूँ, तो हम जो कॉस्ट लेंगे ना फॉरेक्स की वो इनवॉइस डेट की लेंगे। और जब हम उसकी पेमेंट करेंगे ना, उसका अगर कोई चेंज हो रहा है, लाइक इनवॉइस करते वक्त 10 रुपये की थी और जब पे कर रहे हैं तो 12 रुपये की होगी, तो 2 रुपये को हम पार्ट नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल है यार कि जब हम सामान मंगाते हैं ना तो नॉर्मली बंदा ना साथ ही साथ पे कर देता है, हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन अब तुमने नहीं पे किया, उस समय के कुछ समय बाद पे कर रहे हो, उसकी वजह से डॉलर फ्लक्चुएट हो गए, तो उसका कोई, अगर उसकी वजह से तुम्हें नुकसान हो जाता है तो उसका अब कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं जनरली बंदा ना, सभी लोग ऑन द टाइम ही पे कर देते हैं, और यही ट्रेंड है मार्केट का। तब ये जो लॉस होगा ये पार्ट नहीं बनेगा कॉस्ट का। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज़ पर पैरा 9 है ना, उसके पैरा 9 के हिसाब से लोगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और वो हम उसमें पढ़ेंगे भी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का CS5 है ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे। पैरा 9 वैसे याद रख लोगे, लेकिन तुम देखोगे कि ट्रांसपोर्ट में ना, हाँ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं, ट्रांसपोर्ट में ना 9 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो पैरा 9 ऐसे याद कर सकते हो। बाकी नॉर्मल स्क्रैप्स या कोई डिफेक्टिव है तो वो कॉस्ट का पार्ट होगा, अगर नॉर्मल नहीं है तो पार्ट नहीं होगा। प्रोसीड बाय द थर्ड पार्टी चार्जेस मटेरियल, अगर कोई प्रोसीड हुआ है थर्ड पार्टी से, ठीक है, तो वो लेस हो जाएगा। कि जैसे मान लो कि मैंने मटेरियल लिया और कहा कि इसके कुछ पैसा ना हमें वो देगा, वो बंदा पैसे देगा, लेकिन कितने का है, और जब आप कंज्यूम कर लोगे या आपको हम कैशबैक दे देंगे या कुछ रिफ़ंड कर देंगे जब आप कंटेनर वापस करोगे। मटेरियल आया तो जैसे ही तुम कंटेनर वापस करोगे तो तुम्हें हम इतने पैसा वापस कर देंगे, तो वो भी लेस हो जाएगा, है ना। सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्टेड चार्जेस हैं कि मैंने किसी और को वो काम दे दिया कि हाँ भाई शर्ट आई है उस पर बटन नहीं लगे, तो बटन लगाने की मैंने किसी और को वो दे दिया काम, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, है ना। तो हमें ये देखना है कि ना आगे हम धीरे धीरे चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर होंगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस से तुम्हारी, कि क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये पता ही नहीं होता कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स में क्या डिफरेंस है। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को भी इसमें थोड़ा सा डाउट होता है, तो वो हम देखेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल ऑन suitable cost objective, if life more than 1 year amortize accordingly। हम ये भी देखेंगे अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल लाइक डीजल है, नहीं लुब्रिकेंट ऑयल है मशीन में डलता है और वो 1 साल में एक ही बार डल गया, है ना, तो हम उसे अकॉर्डिंगली अमोर्टाइज करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ दैट इनडायरेक्ट मटेरियल। अलग अलग तरह के बहुत मटेरियल होते हैं जो एक बार डल गया, बेयरिंग डल गया एक बार मान लो सारी मशीन्स में, तो वो पूरी लाइफ लॉन्ग जब तक चलेगा उसको उसी बेसिस पे अमोर्टाइज करेंगे। ये तो हो गए अनकॉमन पॉइंट्स। उसके अलावा ना देखो ये कॉमन पॉइंट्स है, जैसे फाइनेंस कॉस्ट, डिमरेज, सब्सिडीज़, कांस्टेंट बेसिस पे आप वो लगा रहे हो जो भी फॉलो हैं, जो भी रूल्स हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, अब नॉर्मल कॉस्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये ना कॉमन पॉइंट्स हैं, हर जगह ही दिखेंगे तुम्हें, हमने पढ़े भी थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी अगर तुम याद कर लो तो सही है। मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना इसका फ़ायदा ये है कि शॉर्ट है, मतलब इतने सारे आपको लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बाकी याद करने के तरीके अपने आप तुम्हें खुद देखने पड़ेंगे कैसे करोगे। अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ कॉस्ट पे। आज मैं कोशिश करूँगा कि ना 3 कवर करा दूँ, उसके बाद बाकी आगे हम देखेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कॉस्ट का CS है CS7, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, है ना। तो हाउस प्रोवाइडेड बट रिकवर्ड सम पोर्शन रिमेनिंग बैलेंस शैल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज़ कॉस्ट। अगर हमने कोई ना घर प्रोवाइड कराया हुआ है तो वो भी पार्ट बन जाएगा एम्प्लॉयज़ कॉस्ट का, है ना। लेकिन अगर उससे कुछ रिकवर कर रहे हैं तो हम उसको पार्ट नहीं बनाएंगे एम्प्लॉयज़ कॉस्ट का। मतलब हमने घर दे रखा है 5,000 रेंट जर्नली चार्ज होता है, लेकिन हम उनसे 1,000 ले रहे हैं, ठीक है, तो हम 4,000 दिखाएंगे एज ए एम्प्लॉय कॉस्ट,
ठीक है। और एक्सपेंसेस ऑन द कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट वाइज हमें देखना होगा कि भाई किस डिपार्टमेंट का बंदा है, तो उसकी जो कॉस्ट है, जो उसका एक्सपेंस है, कॉस्ट सेंटर वाइज अपोर्शन हो जाएगा। बाकी हम एम्प्लॉयज़ कॉस्ट में ग्रॉस पे, बोनस, एक्स ग्रेशिया, प्री हाउसिंग, कन्वेंस, मतलब जो भी खर्चा हम एम्प्लॉयज़ पे करते हैं ना, वो सब हम एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट मान लेते हैं। फिर एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेम्यूनरेशन का। अगर हम रेम्यूनरेशन एग्जीक्यूटिव को दे रहे हैं, मैनेजर्स को दे रहे हैं, है ना, जो मतलब एक तरह से हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम एग्जीक्यूटिव्स के मानते हैं कि वो हमारे ऑफिसर्स हैं, तो वो तो एम्प्लॉय कॉस्ट में जाएगा। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव है, लाइक नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, या जिसे हम रिक्वेस्ट पे बुलाते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, तो उन लोगों की कॉस्ट जो होगी वो एडमिन ओवरहेड में जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार गलती हो जाती है। सेपरेशन कॉस्ट, अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट हो रहा है किसी बंदे का, तो वो शैल बी अमोर्टाइज अकॉर्डिंगली, वो अमोर्टाइज हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखा जाएगा जो सेपरेशन कॉस्ट है ना, अगर वो बिज़नेस कंटिन्यू होते वक्त होती है तब तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट मानी जाएगा और असाइन हो जाएगा कॉस्ट ऑब्जेक्टिव में अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर बिज़नेस डिसकंटिन्यू होने के बाद सेपरेशन कॉस्ट दे रहे हैं, लाइक हम बिज़नेस बंद कर रहे हैं और जितने भी लोगों को निकाल रहे हैं उनको हम कुछ पैसे दे रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट होगा। अगर बिज़नेस चलते हुए तो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ना सिंपल सी बात है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो बहुत बड़ा पैसा होगा, तो हम एकदम से लमसम पैसा जाएगा, है ना, तो हम उसको एकदम से कॉस्ट का पार्टनर बना के उसको धीरे धीरे अमोर्टाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू, है ना, उसके रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट जो भी होती है ना, जैसे कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसकी हम उसे लाने से लेके उसकी ट्रेनिंग तक जो भी खर्चा करते हैं, लाइक हमने कोई HR सर्विसेज ली हैं, आउटसोर्सिंग करी हुई थी, या हम किसी को आउटसोर्सिंग से ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो भी खर्चा होगा ना वो ओवरहेड का पार्ट बनेगा, ना कि एम्प्लॉय। क्योंकि अभी तक वो एम्प्लॉय नहीं बना ना, एम्प्लॉय वो तब बनेगा जब सारे ट्रेनिंग होने के बाद अब वो काम पे आएगा, उसके बाद जो भी खर्चा होगा वो एम्प्लॉयज़ कॉस्ट तब कहलाया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ओवर टाइम प्रीमियम, आइडल टाइम कॉस्ट, ठीक है, ये अब नॉर्मल है, क्योंकि ओवर टाइम अगर तुम कुछ पे कर रहे हो तो देखो, ओवर टाइम आप पे कर रहे हो तो क्या हो रहा होगा, या तो अगर मान लो, ये हमने उसमें भी पढ़ा था इंटरमीडिएट में, जैसे अब भूल भी गए होंगे तुम, तो क्या था कि ओवर टाइम आपने पे किया, अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुमने पे किया ओवर टाइम, कि भाई किसी ने कहा कि मेरा लहंगा बना दो और उस पर ना ऑटो का डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है, तो अब ऑटो का डिज़ाइन हर कोई तो इतना शौकीन नहीं होगा कि ऑटो का डिज़ाइन बनवा लेगा, तो अब मान लो कि वो बंदा स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाया तो वो उसी से चार्ज करा जाएगा। ठीक है, अब ये भी देखा जाता है कि ना, जैसे मान लो कि चलो ये अभी इतना टेक्निकल समझ नहीं आएगा, तो ओवर टाइम ये देखा जाएगा अकॉर्डिंगली कि अगर वो इस कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है तब तो वो उस कस्टमर के कॉस्ट में ही जुड़ जाएगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल है कि भाई ये हमारी गलती की वजह से हो रहा है कि भाई हम ढंग से एम्प्लॉयज़ को मैनेज नहीं कर रहे हैं, या हम उनसे सही से काम नहीं ले पा रहे हैं, बाकी लोगों के पास भी उतने एम्प्लॉय हैं, वो भी इतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो ओवर टाइम नहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि ओवर टाइम का मतलब है कि 1.5 से 2 गुना ज़्यादा पैसे देना एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो ये जो भी प्रीमियम आप दे रहे हो इसको आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि अगर कॉस्ट का पार्ट बनाओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाएगा कि मार्केट में बिकेगा ही नहीं। आइडल टाइम है, एक बंदा है जो अपने एम्प्लॉयज़ को सही से लगा के रखता है, उनका सही से यूटिलाइज़ करता है, और एक बंदा है जिसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बीड़ी पी रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और सुपरवाइज़र ध्यान भी नहीं दे रहा उनके ऊपर, क्योंकि सुपरवाइज़र को तो सैलरी मिल रही है ना, उसे क्या लेना प्रोडक्शन हो ना हो। तो अगर ये आइडल टाइम आप कॉस्ट है तो ये भी पार्ट नहीं बनेगा कॉस्ट का, कभी नहीं। अब नॉर्मल ये सब चीज़ें ना P&L में जाएंगी, कॉस्टिंग P&L में, और स्पेशल कस्टमर है तो वो उसी की कॉस्ट में जुड़ेगा। अगर वो इनडायरेक्टली है तो वो ओवरहेड में जाएगा। ठीक है, बाकी ये देखो, ये जो चीज़ें आ गई उसके बाद वाली सारी कॉमन है, वो सारे पॉइंट कॉमन है, सब पढ़े हुए फरहान अख्तर वाला। तो इसमें ना देखो,
लगभग 9 आइटम्स और उसमें हमने पढ़ी थी 11 आइटम्स पढ़ी थी ना। तो यानी कि सिर्फ 2 आइटम बची। तो हम 9 आइटम्स को याद करने से बेटर वो पूरा फरहान अख्तर वाला याद कर ले और वो देख ले कि वो 2 कौन से आइटम हैं, और वो 2 आइटम हैं फाइनेंस और असाइन। तो देखो, अगर हमें किसी को काम पे रखना है ना, तो पहले हमारे पास पैसे होने चाहिए, तो फाइनेंस होना चाहिए। और अगर किसी को काम पे रखना है तो फिर काम भी होना चाहिए, तो असाइन, जॉब असाइन करने के लिए होनी चाहिए ना। तो असाइन कॉस्ट और फाइनेंस, ये दोनों चीज़ें हैं। इन दोनों को हटा के बाकी सारी चीज़ें पार्ट बन जाएंगी एम्प्लॉयज़ कॉस्ट का। मतलब इस एम्प्लॉय कॉस्ट में इनको कंसीडर करा जाएगा, है ना। जो भी ट्रेसेबल डायरेक्टली टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो अकॉर्डिंगली उसमें चले जाएंगे, और जो नॉन ट्रेसेबल होंगे वो अप्रोप्रिएट मैनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो ये याद रखना, जैसे जहाँ एम्प्लॉयज़ की बात आएगी तो एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए 2 चीज़ होनी चाहिए, पैसा और काम। अगर दोनों हैं तभी आप हायर करोगे, अगर एक भी चीज़ नहीं है तो नहीं करोगे। तो आपको 9 चीज़ें याद नहीं करनी, सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है, और वो भी मैंने बता दी कैसे याद करनी है। तो हमारा ये भी ख़त्म हो गया है। अब उसके बाद आती है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ का CS कौन सा है? 8, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। अब जैसे मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, 6 पढ़ा हमने, 6 मटेरियल इजीली याद हो जाता है ना। 7 लेबर का है ना। देखो 7 को उल्टा कर दो, L की तरह लगेगा, तो उससे कर लो एम्प्लॉयज़ कॉस्ट और लेबर, है ना। 8 जो है वो इन्फिनिटी की तरह लगता है। और यूटिलिटी क्या होती है? वो सर्विसेज जो हमें मिलते रहनी चाहिए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी होगी, पानी हो गया, स्टीम हो गया, तो वो जब तक मिलती रहेगी काम चलता रहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी इन्फिनिटी में आनी चाहिए, तो 8 भी इन्फिनिटी की तरह लगता है। तो यूटिलिटी इज़ लाइक 8, है ना, इन्फिनिटी में आनी चाहिए। तो इस ऐसे याद रख सकते हो। बाकी यूटिलिटी का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का ना कॉस्ट में रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको पार्ट बना पाओगे कॉस्ट का। दूसरी चीज़ बता दी, ईच टाइप ऑफ यूटिलिटी शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हर तरह की यूटिलिटी को हम ट्रीट करेंगे एज अ डिस्टिंक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, हर एक का अलग। इलेक्ट्रिसिटी है तो अलग, स्टीम है, वाटर है, एयर कंडीशनिंग है, तो जो भी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें चाहिए आपको, कूलिंग है, उन सब का ना अलग अलग होगा, एक ही हेड नहीं बना देंगे। हर यूटिलिटी उसका अलग है, अलग हेड होगा, ठीक है। परचेज कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी नेट कॉस्ट होगा, ठीक है। मतलब परचेज मतलब कि जो डिस्काउंट मिल गया उसे लेस कर देंगे, जो रिफ़ंड हो जाएगा, जो टैक्सेज हैं रिफंडेबल वो लेस हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, मतलब नेट ऑफ करके ही आएगा। ये तो हो गए 3 पॉइंट कि प्रॉपर रिकॉर्ड हो, सबके डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से सबको अलग अलग ट्रीट करो, और परचेज कॉस्ट जो यूटिलिटी की हुई नेट ऑफ कॉस्ट आएगी। फिर 4, 5, 6, 7 में याद करने का तरीका बताता हूँ। पहला तो अगर मान लो आप ओन कंजम्पशन के लिए, ये ना अलग अलग लिखा हुआ है, मैंने समझने के लिए और याद रखने के लिए इनको शॉर्ट कर दिया है। बुक में पढ़ोगे तो 4th पॉइंट जो पढ़ोगे तो वो लिखा हुआ है, मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। 5th का पढ़ोगे, 6th का पढ़ोगे, 7th पढ़ोगे तो ये एक समझाया हुआ है कि क्या होती हैं चीज़ें, मैंने शॉर्ट में बना दिया, और इसे याद कर सकते हो 4, 5, 6, 7। जैसे 4 जो बोलता है वो बोलता है कि अगर तुम ओन कंजम्पशन के लिए अगर यूटिलिटी यूज़ कर रहे हो तो क्या पार्ट बनेगा, अगर खुद ही के लिए यूज़ कर रहे हो तो क्या क्या पार्ट बनेगा। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट ओन कंजम्पशन के लिए हम कंसीडर करेंगे एज अ कॉस्ट, अगर वो हम इंटर यूनिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम खुद के लिए भी कर रहे हैं और अपनी यूनिट के लिए भी कर रहे हैं और दूसरी यूनिट में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब सेम होगा ओन कंजम्पशन की तरह। बस इसमें एक ना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की भी तो कॉस्ट लगेगी ना, तो वो भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। फिर अगर इंटर कंपनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, अपने में ही, तब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि फिफ्थ प्लस, जैसे उसमें कहा ना 4 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसमें 5th प्लस एडमिन, प्रोडक्शन से रिलेटेड, एडमिन ओवरहेड होंगे ना सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा इंटर कंपनी में। और अगर आउटसाइड सेल कर रहे हैं हम यूटिलिटी, तो 6 इंटर कंपनी ट्रांसफ़र के अलावा मार्केटिंग
ओवरहेड्स और प्रॉफिट को भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि बाहर वाले से तो हम कुछ पैसा भी कमाएंगे ना, और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो भी रिकवर करेंगे। ठीक है। बाकी 8 पॉइंट कहता है कि ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी। हम ये देखेंगे, ये सिंपल सा रूल है, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज़ हायर। ठीक है। अगर मान लो कि हम नॉर्मली ना 100 चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना इस बार हमने 110 कर दी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम किसकी लेंगे, जितने की हमने प्रोड्यूस करा है ना, जो कॉस्ट लगी, जो हमारी कैपेसिटी है, उस जितना ज़्यादा हमने बना लिया उसी को कंसीडर करेंगे। लेकिन मान लो नॉर्मली हम 100 बनाते हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से इस बार 90 बनाए, तो हम कंसीडर करेंगे नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है। मतलब विच एवर इज़ हायर ही लेंगे हम ये नहीं कह सकते कि, मतलब सिंपल सी बात यही याद कर लो कि यहाँ भी बात नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी की आएगी ना, तो उसमें से हम विच एवर इज़ हायर ही लेंगे। बाकी अनएब्जॉर्ब कॉस्ट इफ एनी, abnormal cost, standby utility, committed cost, fixed। कुछ unabsorbed cost है if any, abnormal cost, तो वो कुछ standby utility है, committed cost है, वो fixed। तो वही चीज़ है। उसके अलावा देखो, ये इन्होंने फिर से वही सारी आइटम्स डाल ली, 9 आइटम्स हैं इसमें, और उसमें 11 थी तो 2 बची, 2 को याद कर लो, बाकी सारी वही लिख दो, फरहान अख्तर आएगी, है ना। तो इसमें क्या, मटेरियल और पॉलिसीज़। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, चाइना क्यों इतना डेवलप हुआ, चाइना इसलिए डेवलप हुआ उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। वहाँ पे उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स जो भी थे, जो कंपनीज थे, उनको बहुत बेनिफिट्स दिए चाइना में। जैसे कोई भी कंपनी जाती थी ना, तो बोलते थे कि तुम्हें ज़मीन के साथ साथ ना हम यूटिलिटी फ्री दे देंगे। और किसी भी प्रोडक्शन में ना यूटिलिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी मेन कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्शन में। तो कोई भी कंपनी चाइना जाना प्रेफर करती थी, क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती, और यूटिलिटी फ्री मिल रही है कुछ लंबे समय तक, ये सारी फैसिलिटी उन्हें मिलती थी, तो वो ग्रो करते थे, इसलिए डेवलप हो गया चाइना। और उसके अलावा हाँ, तो इसी से याद रख लो कि यूटिलिटी, चाइना की यूटिलिटी ना कि बिजली बिल फ्री कर देती थी, तो मेटेलिटी प्लस चाइना की पॉलिसी, ऐसे याद आ जाना चाहिए यूटिलिटी में कि चाइना इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटी फ्री करती थी, तो ये उनकी पॉलिसी है, और इसी का यही बहुत मटेरियल है, यही पॉलिसी उनकी ग्रोथ का, तो मटेरियल पॉलिसी। तो देखोगे ये पॉइंट्स के अलावा सारे पॉइंट्स कॉमन है। ठीक है। बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10 है, 10 है ना। इसमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाने हैं, नेट परचेज कॉस्ट लेनी है, अदर देन परचेज कॉस्ट अगर इनकर्ड हुई है, लम सम अमोर्टाइज ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव। बाकी देखो 9 पॉइंट्स कॉमन है। अब इसमें भी देखो इम्प्यूटेड और असाइन है ना, इम्प्यूटेड और असाइन है, तो इसे याद कर लेना, इम्प्यूटेड और असाइन। अब याद तो देखो तुम्हें खुद ही करना होगा। बाकी देखो ऊपर ऊपर से अगर तुम देखोगे तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी इसके ना कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो भी हम देखेंगे, सभी के क्वेश्चंस हैं। बाकी रिपेयर का है CS12, इसका 10 था, है ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रॉपर रिकॉर्ड जो हैं एक्सपेंडिचर के जो इनकर्ड हुए हैं, वर्कशॉप, टूल रूम या रिपेयर एंड मेंटेनेंस के, उस सबका हिसाब रखना है अलग अलग। अगर इन हाउस कर रहे हो, मतलब खुद ही हो रहे हो, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी खर्चे लग रहे हैं ना, वो सब पार्ट बन जाएगा कॉस्ट का। अगर आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर एंटिटी में आ रहा है, तो वो सारी कॉस्ट जो लग रही है वो, और उसके अलावा वो कोई चार्जेस ले रहा है ना, तो उसको भी पार्ट बना देंगे कॉस्ट का। लेकिन अगर हमारा सामान ही बाहर ठीक होने जाता है, तो नेट कॉस्ट बेसिस पे लेंगे। कॉस्ट ऑफ रिपेयर जो है वो कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू मेजर एसेट सेपरेटली, है ना। कॉस्ट ऑफ रिपेयर अगर कोई मेजर एसेट्स है तो उसका अलग ही होगा, अलग ही बेसिस पे चलेगा।
और अगर वो बहुत लंबे समय तक बेनिफिट देगा तो वो उसी का कैपिटलाइज करे और वो उसी का पार्ट बनेगा। हाई वैल्यू स्पेयर्स मुझे जनरली लग रहा है कि ना अब हट गया है अमेंडमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये अगर देख लूँगा मैं, अगर होगा तो मैं बता दूँगा, बहुत इतना कुछ टेक्निकल नहीं था ये। बाकी मेजर मेजर ओवरहॉल अमोर्टाइज ऑन रेशनल बेसिस, कोई मेजर ओवरहॉल हुआ है तो वो रेशनल बेसिस पे अमोर्टाइज होगा, मतलब कि फैक्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया आग से या किसी भी चीज़ से, तो वो अमोर्टाइज होगा रेशनल बेसिस पे। If two departments exchange their services, then we have to use simultaneous equation method. हमने ओवरहेड्स में पढ़ा था ना, 3 मेथड्स होते हैं, स्टेप डाउन स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इंटरमीडिएट में पढ़ा था हमने ओवरहेड्स में ना। तो 3 मेथड्स होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड्स, रेसिप्रोकल मेथड्स, मतलब अलग अलग 3 तरह के थे। तो वो अभी ज़रूरी है भी नहीं याद रखना, लेकिन हाँ तो उसमें से एक होता है ना, हमने देखा था सिमुलेशन इक्वेशन मेथड। तो अगर वो है तो एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं ना, तो उसमें वो यूज़ होगी, उस तरह से एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बाकी देख लो, इसमें भी 9 आइटम्स हैं कॉमन, 2 नहीं है। वो कौन सी है? मटेरियल असाइन, है ना। तो रिपेयर में मटेरियल होना चाहिए और रिपेयर करवाने के लिए उसे काम असाइन करना चाहिए कि हाँ भाई ये लो मटेरियल और ये लो ये काम रिपेयर मेंटेनेंस में। तो ऐसे याद रख सकते हो कि कोई भी बंदा रिपेयर करने आता है तो उसे मटेरियल भी देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये लगाना है, पंखा लगाना है फॉर एग्जांपल, और उसे काम भी असाइन करना होगा कि भाई ये है काम, है ना। बाकी एक तरह की ना, इससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है नॉलेज पर्पज़ पे, तो ठीक है। बाकी ना हम कल पढ़ेंगे, कल हम CS16 देखेंगे और बाकी और भी चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ना, तो इसलिए 4-4 5-5 ही करते हैं। बाकी देखो तुम ना रेफ़र कर लेना ऊपर ऊपर से, कि हो सकता है कि कुछ, जैसे मैं तो वीडियो बना दूंगा, अब उसके बाद कोई अमेंडमेंट आती है तो उस चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वो मैं तुम्हें रेफ़र कर दूँ उसके ऊपर वीडियो बना के, ठीक है। लेकिन इस न्यू स्टडी मैट से हमेशा रेफ़र करते रहना जब भी तुम लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि ये लेक्चर तो जैसे मैं डिलीट नहीं करूँगा और हो सकता है चेंजेस भी नहीं होंगे, लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी होते हैं ना तो वो आपको ध्यान रखना होगा। कि जैसे हमेशा ध्यान रखना, जैसे 2-3 साल बाद देख रहे हो तो एक बार देख ली, लेक्चर देख लिया, उसके बाद ना स्टडी मैट अपना जो भी नया वाला होगा उससे उठा कर देख लिया कि कोई चेंजेस तो नहीं है। अब जब तुम चीज़ें सुन लोगे ना, तो जब तुम रीड करोगे स्टडी मैट तो तुम्हें बहुत इजीली समझ में आएगा। और फिर भी अगर तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आती ना तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका हो सकता है कि क्लैरिफिकेशन उसी तरह दे दूँ उस कमेंट में। लेकिन अगर मुझे लगा कि नहीं ऐसे समझ नहीं आएगा तो मैं कोई शॉर्ट वीडियोस टाइप बना दूँगा शॉर्ट्स की तरह, और वो तुम्हें लिंक शेयर कर दूँगा उसका, है ना। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ इट, थैंक यू।